तो रेडिट के शूरवीर योद्धा लोग जरा सावधान, क्योंकि रेडिट पे मैंने एक ऐसा पोस्ट देखा जिसमें -1 = 1 प्रूव किया जा रहा है। और वो पोस्ट ऐसा नहीं कि एक ऐसी जगह है जहां पे कैलकुलस का काफी अच्छा डिस्कशन होता है, मैंने देखा उसको, और वो मुझे इसलिए अच्छा लगा वो पोस्ट क्योंकि उसमें ऐसे आपने बहुत सारे पोस्ट मीम्स देखे होंगे इसमें -1 = 1, 1 = 2 ये सब प्रूव कर देते हैं, और उसमें होता क्या है, एसेंशियली दोनों साइड जीरो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। आपको बस ये ढूंढना होता है कौन से स्टेप पे इन्होंने जीरो मल्टीप्लाई किया है या जीरो कैंसिल किया है, तो आप उनकी एरर पकड़ लेते हैं। पर इसमें ना ये -1 = 1 मुझे क्यों अच्छा लगा इसमें, कि इसमें बिल्कुल भी जीरो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो जो भी बच्चे ये गड़बड़ कर रहे हैं वो जरा थोड़ा सावधान हो जाए, ध्यान दीजिए। ये पोस्ट जो मैंने देखी रेडिट पे, ये रही वो पोस्ट, इसको देख लीजिए। अब देखिए इसमें कर क्या रहा है वो इस पोस्ट में। लेट्स सी व्हाट दैट पोस्ट डिड। अब उस पोस्ट को समझने के लिए वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बारे में बात करता है। कई लोग बोलते हैं सर हाइपरबोलिक फंक्शन तो हमने पढ़े ही नहीं। अरे भाई वो कुछ अलग चीज नहीं होती, e⁻x + e⁻x/2 होता है। इसी को कॉस हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं और इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं। e⁻x - e⁻x/2। तुमने कितने क्वेश्चन देखे जिनमें इनका यूज होता है? बस वो ये इनको इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। क्यों लिखा जाता है इसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो बना देंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो साइन, मतलब इसका डेरिवेटिव ये आता है और इसका डेरिवेटिव ये आ जाता है। ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव ये और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, तो दोनों में वो डेरिवेटिव और इंटीग्रल का वो है। इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ये आएगा, ये ऐसे रिवर्स चलता रहता है। सिंपल चीज है। अब वो स्टार्ट यहां से करता है e⁻x कॉस हाइपरबोलिक एक्स से, कि भाई हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो होता क्या है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कैसे इस्तेमाल करता है, लेट मी एक्सप्लेन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिन बच्चों को नहीं आता मैं बता देता हूं। दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का वो इंटीग्रेशन कर रहा होता है। उसमें करते कुछ नहीं है, uv dx अगर आपको करना है, बच्चों को ऐसे समझा देते। तो भाई वो जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, उस फर्स्ट वाले फंक्शन को आप एज इट इज रख दो, सेकंड वाले का इंटीग्रल कर दो। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना, उस जैसी चीज है। सेकंड वाले का इंटीग्रल कर दो, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रल लगेगा, उसके अंदर दो चीजें आएंगी। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा, सेकंड वाले का इंटीग्रल आएगा, और उनके मल्टीप्लीकेशन का बड़ा वाला इंटीग्रल करना होगा। ये फॉर्मूला होता है, और ये कई लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको। तो वो यही करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भाई एक काम करता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड। तो वो क्या कह रहा है, e⁻x cos hx में इसको हम u की तरह ट्रीट करते हैं और इसको v की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी है। तो वो वही काम करेगा कि सबसे पहले u और इंटीग्रल v dx में e⁻x आ जाएगा। भाई इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx क्या होगा, e⁻x ही आएगा ना, तो वो लिख दिया उसने। उसके बाद u का डेरिवेटिव, तो कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक, और v का इंटीग्रल तो e⁻x dx। अब ये बड़ा वाला इंटीग्रल इंपैक्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो कॉस हाइपरबोलिक x e⁻x माइनस, अब देखो इसमें वो वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेता है। वो बोलता है मैं इसको नया फंक्शन u ले लेता हूं, इसको v ले लेता हूं। तो पहले u बाहर, विच इज साइन हाइपरबोलिक x, इंटू v का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल e⁻x प्लस माइनस बड़ा वाला इंटीग्रल जिसमें हम u का डेरिवेटिव करेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक x, और इसका इंटीग्रल करेंगे इंटू e⁻x dx। तो ये काम करता है वो। अब ध्यान से देखो, ये इंटीग्रल हमारा i था, तो i इज इक्वल टू, ये देखो क्या बना, e⁻x cos हाइपरबोलिक x माइनस e⁻x साइन हाइपरबोलिक x प्लस वो वाला इंटीग्रल क्या है, ध्यान से देखो, वो e⁻x cos hx का इंटीग्रल है। किसका इंटीग्रल है, e⁻x cos hx का, इसी का इंटीग्रल है। और ऐसा हमारे इंटीग्रेशन के चैप्टर में कई बार होता है
कि आई को सॉल्व करते करते आई वापस बन जाता है, तो दिस इज अगेन आई। तो अल्टीमेटली हम पहुंचे कहां, हम यहां पहुंचे कि भाई आई इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स कॉस एच एक्स माइनस ई रेस पर एक्स साइन एच एक्स प्लस आई, और आई दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब ये इसको इस साइड लेके गए, ई रेस पर एक्स कॉमन निकल के कट गया, क्योंकि ई रेस पर एक्स तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसकी डेफिनेशन ये होती है, 2 से 2 कट गया, ई रेस पर एक्स से कट गया, तो ई रेस पर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेस पर माइनस एक्स आ गया। वो ई रेस पर माइनस एक्स भी काट दो तो 1 इक्वल टू -1 आ गया, हेंस प्रूव्ड। ना कहीं जीरो से मल्टीप्लाई किया ना कुछ किया, ये कहां से आ गया, ये क्या हुआ, हमने कौन से स्टेप में गड़बड़ की। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे थे, आई से शुरू किया था, ये वाला फंक्शन प्लस आई आया, दोनों साइड से आई कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया, फिर क्या हुआ, ये चीज जीरो होगी, ये चीज जीरो है तो उसका मतलब इससे ये ट्रू होना चाहिए। क्या गड़बड़ क्या हो रही है, मैं बताता हूं गड़बड़ क्या हो रही है। गड़बड़ ये है कि बच्चों आई और आई चाहे सेम इंटीग्रल है, पर अगर आप आई में से आई सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे आप आई में से आई काट के ऐसे नहीं लिख सकते। मैं उसका रीजन बताता हूं। जो ये एरर का रीजन है ना, मान लीजिए ऐसा होता है कि आप इंटीग्रेशन में 2i इज इक्वल टू सम क्वांटिटी a प्लस आई ऐसे आ जाता है, मतलब ऐसी लीनियर सी इक्वेशन बन जाती है। अगर ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेटली आप एक आई से एक आई काट के i इज इक्वल टू a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में i माइनस आई जो है जीरो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना बच्चों, तो आप इस i को उधर लेके गए तो i 2i माइनस आई इज i प्लस आई माइनस आई। ये जो i माइनस आई है ना बच्चों, ये जीरो नहीं होता इंडेफिनिट में, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है। मतलब ये वाला इंटीग्रल होगा, इसका आंसर कुछ फंक्शन प्लस c1 आएगा, ये वाला इंटीग्रल होगा, इसका आंसर फंक्शन सेम फंक्शन प्लस c2 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस c1 माइनस c2 होगा। तो एक्चुअली ये जीरो नहीं है। तो हम जो बड़े मजे से ये i से i काट रहे हैं ना, एक्चुअली हमें i माइनस आई उधर ले जाना चाहिए, तो वो c1 बनेगा, सम कांस्टेंट c। तो दैट i माइनस आई विल बी सम c इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस ई रेस पर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। हाँ, तो एक बार देखते हैं ये वर्क कर भी रहा है क्या। तो कांस्टेंट क्या सच में ये वर्क कर जाएगा। तो देखिए ये ई रेस पर एक्स कॉमन लिया, cos हाइपरबोलिक एक्स इज ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इज ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स बाई 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस पर एक्स इंटू ई रेस पर एक्स बाई 2 कट जाएगा, तो ई रेस पर माइनस एक्स बाई 2 प्लस ई रेस पर माइनस एक्स बाई 2 विच इज नथिंग बट 1। तो यस c इज इक्वल टू 1, दैट कांस्टेंट इज 1। आप i माइनस आई उधर लेके जाएंगे तो एक कांस्टेंट आ रहा है 1। तो ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते आप। सो रिमेंबर, जब आप कैंसिलेशन करते हैं ना i का i से, या लीनियर सी इक्वेशन बनाते हैं, i जो है दूसरे i के फॉर्म में आ जाता है, अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ठीक है। लेकिन अगर इनडेफिनेट है ना, तो आपको i में से i सब्ट्रैक्ट करते हुए या इधर से इधर ले जाते हुए कांस्टेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। पर अच्छा, अगर एक चीज बताओ, कांस्टेंट अगर इतना ही जरूरी है, मतलब प्लस सी इतना नेसेसरी है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो कभी यूज करते ही नहीं इसको। मतलब मैं बताता हूं, ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब लेट अस सी, इसमें होता क्या है कि यू वी दो फंक्शन है, तो u इंटीग्रल वी डी एक्स, तो देखो एक इंटीग्रेशन हमने यहां किया है, एक अंदर एक इंटीग्रेशन किया होता है, और फिर एक बाहर इंटीग्रेशन करते हैं। लोग क्या करते हैं, फाइनली जाके एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो उसमें लेट से जो v नाम का फंक्शन है वो dh बाई डी एक्स है, मतलब h उसका एंटी डेरिवेटिव है, v भी फंक्शन ऑफ x है, h भी फंक्शन ऑफ x है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम u और इसका इंटीग्रल h लिखते हैं सीधा, कोई यहां कांस्टेंट नहीं लगाते। यहां पर भी हम इसका इंटीग्रल सीधा h लिखते हैं, कोई कांस्टेंट नहीं लगाते। तो दो जगह हमने कांस्टेंट का एरर किया हुआ है। और ये भी मत कहिए, और अब जब हम बड़ा वाला इंटीग्रल करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ये आंसर लिख के खुश होते हैं और ये वर्क करता है भाई, इतने दिनों इतने टाइम से कर रहे हैं तो वर्क करता ही होगा। लेकिन अगर हम कांस्टेंट्स का ध्यान रखें तो देखो एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम ये वाले का इंटीग्रल करेंगे तो h प्लस c1 आना चाहिए, ये वाले का इंटीग्रल करेंगे तो h प्लस c2 आना चाहिए। भाई वो इंटीग्रल अलग है, ये इंटीग्रल अलग है,
कोई रीजन नहीं, मतलब कोई या तो रीजन दीजिए कि भाई दोनों कांस्टेंट सेम क्यों होंगे। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो UH प्लस C1U, और देखिए इसको भी अगर हम सेपरेट करें तो U डैश H dx और ये आएगा। तो ये वाले जो टर्म्स आती है ना, ये तो तभी भी आती हैं जब आपने कांस्टेंट्स नहीं लगाए थे, पर ये देखो ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आई, हम इनका रोल ही नहीं लेते। चलो मैं ये मान भी लूं जो कांस्टेंट C3 है, इसका रोल बाद में आप एक कांस्टेंट ऐड करके ठीक कर लोगे। ये व्हाट अबाउट दिस? तो आपका होमवर्क यही है कि आपको ये बताना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कांस्टेंट्स ऐड नहीं करने से फर्क क्यों नहीं पड़ता है, मतलब लास्ट में जाके सीधा कांस्टेंट ऐड करके क्यों काम चल जाता है, ये क्या हुआ, व्हाई डज दिस वर्क? सो दैट इज योर होमवर्क। और अगर आप चाहते हैं कि हम कवर करें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्यों कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है, इफ यू वांट कमेंट में लिख के बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कांस्टेंट की जरूरत क्यों नहीं है। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।